छात्रों को मेरा नमस्कार। आज आप लोगों का मैथ का पेपर था बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो आज मेरे पास ये सेट नंबर डी है बच्चों, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग भी चेक कर लीजिएगा कि आपने सभी प्रश्न सही किए हैं कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला सवाल है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होते। अब वास्तविक मूल नहीं होते यदि विविक्तकर का मान 0 से छोटा होता है। तो देखिए b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा है तब समीकरण का कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। मतलब आपको पहले नंबर का डी ऑप्शन सही है, ये लगाना था। फिर देखिए AP -3 -1/2 2 का 11वां पद। अब आपसे 11वां पद पूछा है तो देखिए इसे यहीं सॉल्व कर लेते हैं। A बराबर है -3, D की वैल्यू अगर आप निकालो तो -1/2 माइनस फिर A1 की वैल्यू -3 है। यहाँ से देखिए -1/2 ये तो प्लस हो गया, यहाँ 3। अब इसका जब LCM 2 लेंगे आप तो यहाँ से -1 आएगा और यहाँ 2 त्याई 6 में 1 जाएंगे, कितने बचेंगे 5/2। अब आपको कौन सा पद पूछा इसमें 11वां पद का मतलब होता है A11 और इसे बच्चों क्या लिखा जाता है व्यापक रूप में A + 10D। अब यहाँ से A की वैल्यू अपने पास -3 है प्लस 10 गुणे D की वैल्यू कितना दे के रखा है, यहाँ ध्यान से देखिए D की वैल्यू है 5/2। अब 2 से कट हो जाएगा, 2 पंचे 10, यहाँ से 5 25 -3 प्लस 25 तो कितना आएगा मान बच्चों 22। इसका आंसर कितना होना चाहिए 22, बी ऑप्शन। अब तीसरा है जो कि सबसे डिफरेंट इस बार पूछा गया है बच्चों। इसमें प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल पूछ लिया है उन्होंने। तो समय काल ये बुक में आपको पढ़ने में मिलता है अध्याय 6 में। तो देखिए इसका समय काल कितना है, ये 640 से 546, ये सब BC में मान है बच्चों। किस में है BC में। ये देखिए जैसे 640 से 546 BC, तो इसका पहला ही ऑप्शन आपका सही है क्योंकि ये फिर ये काफ़ी कम हो जाएगा और ये बहुत अधिक मान है। तो इसमें से पहला वाला ऑप्शन सही है 640 से 546, तो A नंबर इसका आपको लगाना था। फिर इन बिंदुओं के बीच की दूरी, अब दशमलव में मान है मतलब ये मान रूट में आया होगा और रूट की वैल्यू रखी गई होगी। चलिए बच्चों यहीं पे चेक कर लेते हैं। जैसे x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये रहा x1 y1 और ये रहा x2 y2। आपने वैल्यू ऐसी रखी होगी कुछ कि -2 - 3 का होल स्क्वायर, -2 और -3 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए -2 है x2 - x1, -2 और -3 का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस चिन्ह। यहाँ से देखिए y2 -3 है और फिर इधर -3 y2 - y1 कितना है 2, तो -2 का होल स्क्वायर। अब इसमें जब आप देखिए -2 -3 मिलके -5 हो गए, -5 का स्क्वायर प्लस इधर भी -5 का स्क्वायर, ये दोनों हो जाएंगे 25 + 25, ऋण 5 का वर्ग भी धन 25 होगा और 25 25 कितने हो गए बच्चों 50। 50 को और छोटा आप लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं 25 दूनी 50 मतलब 5√2। अब यहाँ देखिए ये आंसर आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, मतलब √2 की वैल्यू रख दीजिए। 5 गुणे √2 का मान 1.414 रख के देखिए भला, तो 5 चौको 20 शून्य हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, 5 चौको 20 की शून्य हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, ये दशमलव मतलब 7.07 इसका सही आंसर होगा। फिर द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख का प्रकार। अब ये बच्चों थोड़ा सा आपको जब अध्याय शुरू होते हैं तब उसकी हिंदी मतलब अध्याय पाठ को पढ़ना जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि ये एकदम से नई चीज है बच्चों के लिए। क्योंकि अभी तक हमें रैखिक समीकरण का आलेख पूछता था, तो रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता था सरल रेखा, लेकिन इस बार द्विघात समीकरण पूछा हुआ है जो कि आपको 11th और 12th में ज़्यादा पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इसमें देखिए इसका आलेख जो होता है वो होता है परवलय। इसका सही आंसर होगा परवलय यानी C ऑप्शन 5वें का। फिर रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 आश्रित एवं संगत। अब आश्रित एवं संगत की क्या शर्त होती है बच्चों आपको पता है। आश्रित या संगत हल तभी होगा जब ये तीनों मान बराबर होंगे।
तो इसमें देखिए a1/a2 कहाँ है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब इसका सी ऑप्शन सही है, तभी इसका आश्रित एवं संगत हल कहलाएगा। तो ये सही विकल्प थे बच्चों, आप चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने सही हैं। यहाँ से अब हम लोग चलेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति में। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति भी देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जैसे लिखा है कि समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या, मतलब n का मान आपको पूछा है, तो यहीं चेक कर लेते हैं बच्चों। an बराबर कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ देखिए अंतिम पद कितना दिख रहा है, 205, आप यहाँ 205 रख लीजिए। a की वैल्यू 7 है, प्लस n तो ज्ञात करना है -1 डी 13 में से 7 को आप घटाएंगे तब मिलेगा, तो मिलेगा कितना, 7 6 13, यानी यहाँ कितना आएगा 6। अब 205 में 7 माइनस हो जाएंगे, 205 माइनस 7, इधर बचा n-1 इंटू 6। अब देखिए 205 में 7 निकाल देना है, 5 निकल गए, 200 बचे, 2 निकालेंगे, 198। तो यहाँ से देखिए 198 और इसके बटे में क्या आएगा 6, बराबर के उधर कितना बचेगा बच्चों, n-1, 6 से कट कर दीजिए, तो 6 3 का 18 और 6 3 का 18, माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 होगा, तो n की वैल्यू इधर कितनी आ जाएगी बच्चों, 34। तो पदों की संख्या यहाँ कितनी होगी, 34 है। अब सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। अब त्रिभुज के लिए बच्चों मैंने पहले भी जो अपने वीडियो डाले थे उसमें ऑब्जेक्टिव कराए थे, उसमें ये क्वेश्चन कई बार मिला था। तो त्रिभुज की जहां बात करें तो सभी समबाहु त्रिभुज, कैसे त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है कि संगत चाप की लंबाई। अब दो फार्मूले आपको बिल्कुल ध्यान में रखने थे, एक तो संगत चाप की लंबाई और दूसरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चाप की लंबाई होती है θ/360 गुणे 2πr। चाप की लंबाई में आपको क्या भरना था, θ/360 गुणे 2πr। अब √3 एक कैसी संख्या होती है बच्चों, √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय। इसमें आपको क्या भरना था, अपरिमेय। फिर पांचवा नंबर, चर यक्ष के बहुपद px में यक्ष की उच्चतम घात, x की उच्चतम घात खाली स्थान कहलाती है। अब किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। उच्चतम घात क्या कहलाती है बच्चों, बहुपद की घात, बहुपद की घात कहलाती है। इसका आंसर क्या होगा, बहुपद की घात। अब द्विघाती समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 को हल करने हेतु तो द्विघाती सूत्र। अब श्रीधराचार्य सूत्र, अभी इसके पहले दोनों ऑब्जेक्टिव के पेपर में बच्चों ये क्वेश्चन मिला था। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, कोई चर x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a होता है। तो ये आपको भरना था द्विघाती सूत्र। फिर देखिए बच्चों तीसरा नंबर देखते हैं, सत्य असत्य में। निम्नलिखित में सत्य सत्य लिखना है। दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। अब जो सबसे अधिक बार आएगा बच्चों प्रेक्षणों में वो तो बहुलक कहलाएगा, माध्य नहीं कहलाएगा। तो पहला नंबर आपका क्या कहलाया, असत्य। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, ये बिल्कुल सत्य है। सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो दूसरा वाला आपका क्या कहलाएगा, सत्य। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा। अब देखिए वृत्त जैसे रहता है, ये दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करेगी अगर ये रेखा, तो ये छेदक रेखा भी कहलाती है। कैसी रेखा, छेदक रेखा। और इसी को प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। कैसी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, इसे प्रतिच्छेदी रेखा कह सकते हैं आप, ये सत्य है। फिर एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ये भी सत्य कथन है बच्चों। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr³, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ 2/3 πr³ होता है, जबकि r गोले की त्रिज्या है। तो ये असत्य कथन हुआ। पांचवा कैसा कथन है, असत्य। फिर छठवां नंबर कहता है कि त्रिकोणमिति अनुपातों की सहायता से, त्रिकोणमिति अनुपात मतलब साइन कॉस टैन, इनकी सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, ये भी सत्य कथन है बच्चों। हमने अध्याय 9 में टैन साइन कॉस की मदद से किसी मीनार की ऊंचाई, मीनार की किसी बिंदु से दूरी और उस डोरी की लंबाई भी ज्ञात करना हमने सीखा था। तो इसलिए कैसा कथन हुआ, ये सत्य कथन। नंबर 4 में आते हैं जो कि सही जोड़ियां हैं।
सही जोड़ी मिलाइए। देखिए tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है, तो 1/√3 कहाँ है, यहाँ है, तो पहला नंबर ये होगा जी, फर्स्ट का जी। फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणे πr², दूसरा नंबर ये होगा। अर्धगोले के आयतन का फार्मूला आपको पता है 2/3 πr³ होता है, तो थर्ड नंबर ये हुआ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। अब ए तो एंगल होता है, एंगल की जगह कोई भी मान हो सकता है, यहाँ 25 है, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू कितनी कहलाएगी बच्चों, 1, मतलब ये चौथा नंबर हुआ। एफ। फिर tan थीटा, दो महत्वपूर्ण सूत्र बच्चों, साइन θ/cos थीटा, ये कहलाता है tan, कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो ये कहलाया पांचवा नंबर। फिर सेक स्क्वायर थीटा -1, ये तो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा, कितनी होती है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर आप tan स्क्वायर थीटा बस निकालना चाहें तो ये कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। तो यही तो आपसे पूछा गया है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा, ये नंबर 6 कहलाया। आप लोग अपने क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा बच्चों अच्छी तरह से कि आपके गलत नहीं होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 5वां, प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखना है। बहुत आसान है बच्चों, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा ही छेदक रेखा कहलाती है। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा ही वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। अब द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र पूछा है। अब गुणनफल अल्फा × बीटा से लिखा जाता है, जो कि होता है बच्चों c/a, इसे भी आप चेक कर लीजिएगा। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखना है। अब देखिए, जैसे ये एक वृत्त हुआ और ये स्पर्श रेखा हुई, तो वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को ही स्पर्श बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, स्पर्श बिंदु, ये कहलाएगी स्पर्श बिंदु की परिभाषा। तो वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्थित बिंदु जो कि उभयनिष्ठ कहलाता है, वही उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा बिंदु होता है, वृत्त का स्पर्श बिंदु। एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है आपको। अब वृत्त का वृत्तखंड, देखिए आपको ध्यान होगा जब आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़ रहे थे, तो ये जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है बच्चों, ये देखिए ये पूरा त्रिज्यखंड होता है, इतना भाग त्रिज्यखंड है। इसमें अगर आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो आपको इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं वृत्तखंड के क्षेत्रफल में, कि लिखना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज। अब इसे अगर मैं नाम देना चाहूं OAB, तो इस त्रिभुज OAB का क्या होता है क्षेत्रफल, अगर आप माइनस कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये फार्मूला होता है वृत्तखंड के क्षेत्रफल का। अब यहां से देखिए, किसी एपी के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, तो nवां पद तो आप सभी को पता है कि an के बराबर कितना होता है, a + n - 1 × d होता है। हाँ, इस बच्चे ने भी सही भरा है यहाँ पे, an बराबर a + n - 1 × d। अब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखना है। मैंने बच्चों अपने पिछले वीडियो में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था, आप लोग देख लीजिएगा। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अर्थात थेल्स प्रमेय का कथन क्या होता है। इसे चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। जैसे ये A है, ये B है, ये C है, तो आपको लिखना था कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदु, ये दो बिंदु कहलाए बच्चों D और E, जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में, मतलब AD के बटे DB बराबर यहां से AE के बटे EC होगा बच्चों, AE बटे EC, ये कहलाता है थेल्स प्रमेय का कथन। तो किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये बिंदु इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये कहलाता है बच्चों थेल्स प्रमेय का कथन। अब यहां से देखिए लास्ट है नंबर 6, यही कंप्लीट हुआ बच्चों। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव रहे, आप इसे अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने सही हुए।